पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ। इस अजीब व गरीब, खतरनाक, खूबसूरत, लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सज्जा से, यानी कि सेटिंग से आपको तफसील से रूबरू करा है। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में डर होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी, कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा, भले वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी। बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे नहीं, और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज नहीं। बाकी अनऑफिशियली सब लोग, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, जज, पुलिस कमिश्नर, पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी जो यहाँ इस वक्त है या नहीं भी है, मेरी एक बात अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाता हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों की जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया करके अपने आप को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स इन के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत इलाके की बहुत ही खूबसूरत 5 सितारा होटल। एक तरफ समंदर की थरथराती लहरें और दूसरी तरफ आसमान को छूती ऊंची अट्टालिकाएं। यहाँ का किराया एक आम आदमी की सोच से भी परे। खूबसूरत, बेहतरीन मॉडर्न फर्निशिंग, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी एक ख्वाब हो सकता है। मैं कुछ समझा पाया? अब मेरे बाएं तरफ को ले लें आप,
यहाँ आप देखेंगे 25 यूं महंगे टेबल्स जिन्हें बेतरतीबी से धकेल कर एक कोने में कर दिया गया। तो ये है एक महान लेखक की महान स्टडी। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, कैंची, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर, खंजर। अब आप लोग पूछेंगे क्यों टाइपराइटर ही क्यों? तो उस मामले में मैं बता दूं कि मैं जरा प्रिमिटिव टाइप का यानी कि पुराना लेखक, अभी तक टाइपराइटर पर लिखना ही पसंद करता हूं। इसे आप मेरा वहम मान सकते हैं, लेकिन सच यही है। अब इन सारे झाड़ झट्टर के पीछे आप देखेंगे एक छोटा सा बार जिसमें विस्की, वोदका, रेड वाइन, स्कॉच और 25 शराब की महंगी बोतलें रखी हुई। ये कहीं से भी हमें उस लेखक के जीनियस के बारे में नहीं बतलाती जिसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ना ही उसकी खूबियों के बारे में, ना ही उसकी खासियत के बारे में, और साथ में उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। यहाँ हर चीज बड़ी तरतीब से चलनी हुई है, हर चीज तरतीब से, हर चीज। ये गलती से यहाँ रह गया होगा, उम्र के साथ गलतियां बढ़ती जाती। हाँ, तो अब यहाँ बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, दीवारों पर पेंटिंग और फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। जिनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जैसा पहचानना चाहें जिसको पहचान सकते हैं। अच्छा, अब सबसे खूबसूरत पता है क्या? मेरे दाएं तरफ की ये बालकनी, और उसके बाहर दिखता है ये खूबसूरत मंजर, उतना ही खूबसूरत जितना खूबसूरत इस कमरे का किराया। तो अब जरा कमरे में वापस लौटते हैं और गौर करते हैं अपने प्ले के दो लीडिंग कैरेक्टर्स पर। शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं इस प्ले का सबसे महंगा और मुख्य पात्र। भड़बोलेपन के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है। और मैं एकदम से आपके सामने आकर आपको चौंकाऊंगा नहीं। मैं इस कमरे के राइट से एंटर करूंगा, जहां मैं अपने बेडरूम से आ रहा हूँ, जहां पर एक लड़की के साथ, हाँ, बेडरूम में आदमी लड़की के साथ ही होता है, और मैं भी वही सब करके आ रहा हूँ जो आमतौर पर आदमी बेडरूम में करके आ रहा हूँ। वो सब आपको कल के न्यूज़पेपर या टेलीविजन या टैबलॉइड में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब ऐसा क्या है जो आप मेरे बारे में टेलीविजन या न्यूज़पेपर में नहीं देख पाते? मेरी जिंदगी भरी पड़ी है स्कैंडल से, एक के बाद एक अनोखे, खारे, मीठे और चटपटे स्कैंडल्स, जिन्हें आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। मेरी बात से इनकार करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस अपना नाम बताने की जरूरत है। नाम धीरज अधिकारी ब्रह्मात्म। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्म तखल्लुस, और अधिकारी कुछ नहीं, वो लोगों को अच्छा लगता है इसलिए लगा देता हूँ। मैं एक क्राइम नॉवेलिस्ट हूँ, यानी कि अपराध उपन्यासकार, पद्म विभूषण से सुसज्जित, पुलित्जर अवार्ड विनर, वगैरह वगैरह वगैरह। जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, मैं हूं जिद्दी और खतरनाक हद तक जिद्दी। हर वो चीज पा लेता हूं जो चाहता हूं, और भयंकर शराबी, पियक्कड़, मैं बेतरा पीता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने कितना ईमानदार हूं, और ये ठीक उसका उल्टा है जैसा कि आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं। अब जो आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो आप पर मेरा जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो हूँ मैं। वाकई, दरअसल, हकीकत में आप लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन, न्यूज़पेपर के जरिए। तो मुझे पुलित्जर अवार्ड देने वाली उन मोहतरमा की नजरें बड़ी पारखी थी। वो मुझे मेरी असली औकात में पहचान गई थी। हालांकि उस वक्त मैं खासा फॉर्मली ड्रेस था, खासा स्मार्ट, खासा कल्चर्ड लग रहा था। मैंने किसी तरह से उनके इवनिंग गाउन पर विस्की का गिलास गिरा पानी में सफलता हासिल कर ली थी। पार्टी के बाद वॉशरूम में उसको साफ करते हुए उन्होंने बड़ी ही नशीली और उन्मादी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। पर मैं यही कह सकता हूँ कि कोई खुद को कितना जान सकता है, मैं भी अपने आप को कितना ही जान पाया।
और वैसे भी अपने आप को जानने का मौका कितना और कहाँ मिलता है जिंदगी में किसी को। हाँ, मेरे केस में एक बार मुझे मिला था, जब मनाली में आइस स्केटिंग करता हुआ मैं एकदम किनारे पर रपटा हुआ पड़ा था, नीचे झांक कर देखा था और दम निकल गया था। ये तब जब मेरे सर पर बोतल फोड़ के मारी थी उस कलकत्ते की जवान नशीली उन्मादक मिस इंडिया ने। वो नहीं जो भी मेरे कमरे में थी, वो कोई और थी, कोई और। अपनी सोच को जरा ऊंची उड़ान ले लेने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। तो ठीक है, अब कुछ शब्द मेरे कपड़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का समय। हिंदुस्तान में इस वक्त 2025 चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि वो तो हर जगह चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ये वक्त यहां वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहा गया है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ठीक है, अब कुछ शब्द मेरे कपड़ों के बारे में। मैं ऑडियंस में बैठी महिलाओं से माफ़ी चाहूँगा कि बस इस वक्त नीचे पहना हूँ मैं एक पैजामा और ऊपर है मेरे एक इवनिंग ड्रेसिंग गाउन जो मेरे सीने के बालों को मुश्किल से ढक पा रहा है। अब जितना दिखना है उतना दिखेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे हाथ में विस्की का एक ग्लास है, खाली ग्लास। मैं विस्की लेने के लिए अपनी बार की तरफ बढ़ता हूं और अचानक रुक जाता हूं। मैं देखता हूं कि एक आदमी बिना मेरी परमिशन के मेरी स्टडी में घुस चुका है। उस बंदे को भी जल्दी बयान किया जाएगा। क्लर्क जैसा दिखने वाला, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, हाथों में एक ब्रीफ केस है, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मैन जैसा लगता है। इससे ज्यादा उसका वर्णन करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि एक बार कहानी खत्म हो जाने के बाद उसे बड़े सहूलियत और सलीके से सीन के नक्शे से हटा दिया जाएगा और आप में उसमें से किसी का इंटरेस्ट नहीं बचेगा उसके अंदर, बता रहा हूं। तो वो आदमी आता है, कुछ बोलना शुरू करता है, मैं उसका जवाब देता हूं और ये कहानी यहां से शुरू होती है। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चले आए? जी, आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं बहुत घंटों से, जी घंटों क्या बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं, कौन हो तुम? जी, मेरा नाम सूफी है, गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी? जी, बड़ा अजीब नाम है। एक मिनट, क्या तुम वही हो जिसने लगातार मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा है? हाँ? जी बिल्कुल ठीक पहचाना। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। बाकी इसके बावजूद मैं आपके दरवाजे के डोरमैन से लगातार संपर्क में हूँ। हाँ, हालांकि उससे मुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचा। आखिर में मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गया। बहुत ही सलीके का बंदा है वो। हाँ, हाजी है, हज करके आया है। ये मेरी उनसे लगातार विनती का ही परिणाम है। देखिएगा आदरणीय, ये मुलाकात हम दोनों के जीवन में एक खास बदलाव ला सकती है। अच्छा सुनो जी, तुम बार के नजदीक हो ना, तो मुझे वो विस्की उठा कर दे सकते? जी क्यों नहीं, खुशी से। सर ये वाली? हाँ, ये सेंटर वाली। यस। तुम लोगे? जी हरगिज नहीं। बस बस बस। क्या बिल्कुल नहीं पीते? नहीं, बस सावधानी बरत रहा हूँ। अब मैं अपने समय के एक महान जीनियस के सामने खड़ा हूँ। मुझे इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक विशालकाय शंकर के सामने मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू था, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा हिंदू हो गया। जी आजकल बहुत बड़े अजीब से आदमी हैं। जी बड़े तो आप हैं। वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। बाकी बतला दूं, मैंने वेदों से लेकर इस्लाम तक सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, तो फिर एक पैग और। क्या बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने। एडवाइस मांगी मैंने। आपको खुद ले लेनी चाहिए। तो लूंगा ही, आगे बोलो। जी मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब। क्या मैं इस कमरे का करीबी से जायजा ले सकता हूँ जहाँ एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है? राइटर। हाँ जी, आपके संदर्भ में दोनों एक ही बात है। ओह, किताबें ही किताबें और पांडुलिपियां भी। अगर इस दीवार पे लगे फोटोग्राफ पर नजर डाले तो ओह विक्रम सेठ, उनके खुद के सिग्नेचर है यहाँ पर। वाह क्या बात है। अरे
सलमान रश्दी, मेरी दूसरी दुनिया का साथी। वाह, गजब है, बहुत ही खूबसूरत कमरा है आपका। अब जरा एक नजारा ये देखिए, सामने एक खूबसूरत समंदर और उसके छोर पर जगमगाते हुए फ्लाईओवर्स, और उसके ठीक पीछे सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लाल सुर्ख तपा हुआ। गजब है, गजब है। तुम भी लिखते हो? जी नहीं, मैं पढ़ता हूँ, रीडर हूँ। आपका सारा काम मुझे मुंह जुबानी है। अच्छा, टीचर? अकाउंटेंट, मामूली सा, वो भी रिटायर्ड। मैं इटावा में साधक और संपत्ति कंपनी के लिए काम करता था। बैठो, बैठो। जी, मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न चेयर्स से घबराता हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत कमरा है आपका। किराया भी उतना ही खूबसूरत है दोस्त। मैं समझ सकता हूँ, बहुत महंगा होगा, क्योंकि मैं इस वक्त एक मुंबई के एक धरावी नाम के एक चौल की खोली से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में इससे भी सस्ते हुआ करते थे। तुम चेन्नई में थे? जी मैं बिल्कुल था। क्यों? नहीं, मैं भी चेन्नई रह चुका हूँ। हाँ, ग्रैंड होटल पार्क में थे, और मैं बेलूपुरम के घटिया से गेस्ट हाउस में। आपको पता, हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं, दिल्ली के मौर्या सैडेटन से लेके बनारस के रमदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? मैं था। उसी वक्त जब मैं वहां था। बनारस के तंग गलियों में एक छोटे से गेस्ट हाउस, कार्तिक में। देखो मिस्टर, मुझे बहुत काम है। मुझे आज रात भर बैठकर काम करना है। क्या नाम बताया तुमने? जी, गड़गड़ सूफी। हाँ, जो भी हो, जो भी। देखो, मुझे अपनी जिंदगी में ना हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है। मैं सिर्फ तुम्हें 20 मिनट दे सकता हूँ। जो भी कहना है जल्दी कहो, पूरी कम शब्दों में, उसके बाद चले जाओ। जी देखिए आदरणीय परमात्मा में। जी आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। वो बात दरअसल ऐसी है कि मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हें पैसे चाहिए? जी नहीं। हाँ हाँ, पैसे चाहिए तुम्हें। जी। देखो देखो देखो, गड़गड़ सूफी जो भी हो तुम, इस दुनिया में ना ऐसे हजारों करोड़ों रंगरूट किस्म के राइटर हैं जिन्हें जिंदगी में अभी सब कुछ साबित करना होता है। वो तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाएंगे दोस्त। लेकिन मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्मा है, और मैं चाहूंगा कि मुझे सुचैन की जिंदगी जीने दिए जाए। और पुलिसर अवार्ड से मिलने वाले रकम के बारे में हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही है। वो उतने नहीं होते जितना हम सोचते। अब मैं चाहूंगा कि मुझे काम करने दिया जाए। प्लीज लीव माय प्लेस। आदरणीय जाइए। देखिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज जाइए। आप मुझे बोलने की इजाजत आप प्लीज, आप मुझे प्लीज जाइए। ये अपना सामान उठाओ, निकलो। देखिए उठाओ, आप निकलो। मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। जाओ जाओ जाओ, निकलो ऐसे। गो 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 गो, जाओ, निकलो, गेट आउट। देखिए, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया था कि रिटायरमेंट के बाद मैंने जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। यानी कि मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए जानकारी हासिल करता हूँ। एक मिनट, खुफिया जानकारी? जी, खुफिया जैसे? मैं वही तो बतला रहा था। दोस्त, तुम अजीब और गरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। किसके लिए काम करते हो? पुलिस? जी नहीं आदरणीय। ब्रह्मात्मा में? जी आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। इसके पहले मैं अकाउंटेंट था, तो मैंने कई खुलासे भी किए थे, और मैं कई कंपनियों के लिए ऑनरी ऑडिटर भी रह चुका हूँ। एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर को भी जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वो क्या था कि उन्होंने अपने सैकड़ों अफंगों को दिए जाने वाले पैसों में एक जबरदस्त घोटाला किया था, और फिर मैं वहाँ से रिटायर हो गया। और रिटायरमेंट के बाद जब मैंने अपनी जेब टटोली तो हासिलात के नाम पर मेरे पास कुछ चंद पैसे ही बचे थे, और बच्चा मेरे कोई था नहीं, और बीवी को भी कैंसर हो गया था। उसकी मौत के बाद तो मैं एकदम पागल सा हो गया कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ लग गई, और मैं उनको पढ़ता गया, और उनको पढ़ने के साथ ही मैंने पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला ले लिया, और फुल टाइम अपने को इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताबें? जी, आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी अनोखी किताबें। मैं उनको पढ़ता गया लगातार, और गदगद होता गया जो उनको खूबसूरत बनाने के आपके अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव बना बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीब व गरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाए। और आज मैं बैठा हूँ अपने आदर्श के सामने, मेरा पद्म विभूषण। और यहाँ देखिए ना, शाम के पंछी चहचहाने लगे हैं, और सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है,
लाल सुर तपा हुआ, वाह क्या बात है। तुम शायर बनने के सारे गुण रखते हो। जी शायर बनने के। जी, ये सब आपकी किताबों का ही कमाल है। हाँ, सुनकर तकलीफ हुई दोस्त, क्योंकि तुम अब भी ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं लेकर आया लगता है। अब जिंदगी खूबसूरत फूलों का बिछौना तो हो नहीं सकती ना श्रीमान। हाँ, परमात्मा है मेरा। जी परमात्मा साहब। देखो, मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। जी अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूं। वैसे क्रिमिनोलॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? सिविल, डाइवोर्स, फौजदारी, ड्रग ट्रैफिकिंग? जी लिटरेचर यानी साहित्य। क्या क्या? साहित्य। खड़े जी खड़े खड़े जाओ जाओ। लेकिन सर, अबे तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो क्या? ये आप- जाओ। आपने मुझे निकलो। मैं उठा के नहीं, नहीं, फेंक दूंगा। देखिए, मैं उठा के फेंक दूंगा। देखिए, मैंने निकलो, आपकी जाओ। किताबों को सिर्फ क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की है, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए। जी ओ, सर, तुम अजीबो से अजीब इंटरेस्टिंग न जाने क्या क्या होते जा रहे हो। बैठो 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 बैठो। शुक्रिया। देखो, मैं साइको एनालिस्ट, जी बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, प्रोटेस्टेंट, हिंदू और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनालाइज किया जा चुका हूँ। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, अनोखा है। जी मैं वही बतला रहा था आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा। जी आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं ना आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित है, या यूं कहें कि मेरी एक खास थ्योरी पर आधारित है। हाँ, आपके नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसे हकीकत में भी घटित होना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल असंभव लगता है कि कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो कि हकीकत में घटित ही ना हुआ। ठीक है, आगे। चमत्कार कभी घटते नहीं है, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के भीतर ही होते हैं। तो बात यह है कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू कर दिया। ओके, और क्या पाया? मैंने पाया कि आपका इस नॉवेल में संबंध है और मैंने इस पर बहुत ही गहरे तर्क करने शुरू किए। आप ना केवल अपने समय के एक बेशकीमती और कर्तव्य लेखक हैं जिसके डाइवोर्स, लव अफेयर्स, शराबी और शिकारों के किस्से न केवल न्यूज़पेपर और टेलीविजन का अहम हिस्सा रहे हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे खूबसूरत और सबसे रंगीन मर्डर सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। देखो, मैंने कभी मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने बस इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की, और अब अपने पूरेपन में जाहिर सी बात है, इंसान प्रेम करने के साथ मर्डर करने की काबिलियत भी रखता ही। देखिए, एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा ये इंटरेस्ट कभी नहीं रहा कि आपने क्या करने की कोशिश की, बल्कि आपने क्या कर डाला एक्चुअली, ये मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर को एक खौफनाक चीज समझा जाता था, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के स्याह हिस्से को, या यूं कहें कि मौत के स्याह हिस्से को और भी खूबसूरत और रंग बिरंगा बना डाला। आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, ये तो मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और कुछ नहीं। और आपकी काबिलियत की भी, जिसमें आप ऐसे मास्टर मर्डरर यानी कि बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल देखते हुए भी उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कहीं तुम्हारा इशारा मेरे उस सन की लेखन की तरफ है क्या, जिसमें मर्डरर बिना अपनी शक्ल दिखाए क्राइम सीन से गायब हो जाता है? जी, शक्ल तो दिखती है लेकिन फिर भी नहीं दिखती। दूसरे शब्दों में, तुम मेरे नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट्स हो। जैसे कि वो होमिसाइड रिपोर्ट्स हो। आपके हीरोज ना किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं और ना कहीं किसी मौत में, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को लगातार फैलाने के लिए, या यूं कहें कि अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। वैसे ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी के अनुसार हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है ना? लेकिन आपके मर्डर्स में कोई मोटिव नहीं होता। किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के लिए ये केस बहुत गहरे और सटल होते हैं। उन्हें भी ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ कोई मोटिव नहीं होता और मोटिव के बिना मर्डर नहीं होता। ऐसे में जो मर्डर्स आप अपने नॉवेल्स में दिखाते हैं वो कोई एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ्स या फिर सुसाइड का मामला लगता है, बस और कुछ नहीं। ये कहा जा सकता है।
और ठीक ऐसे ही पढ़ते वक्त आपके पाठकों को भी नजर आता है। ये भी मान लिया। अपनी खोजबीन के इस मौके पर मैं अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। क्या नाम है उसका? डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट। हाँ, जिसका जिक्र आपके नोवेल से में पढ़ो। डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट। हाँ, जिसका जिक्र आपके नोवेल्स में अक्सर होता रहता है, वो आजीवन इसी उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किया गया रोमांस हकीकत में घटित हो रहा है। और मैं आपके नोवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता, लेकिन मैं अपने आप को इन सब चीजों से कभी खौफजदा नहीं होने देता। मेरा एक ही मोटो है, आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते रहना। गजब, तुम गजब कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा। जमेल। यस सर। क्या? देखो ये हमारे दोस्त हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। इन्हें कुछ ऑफर करो यार, इन्हें सिगार ऑफर करो, ऐसा कुछ तो हो जो ये पसंद करें। ब्राजील या हवान? जी नहीं, बस शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी ये एक सिगरेट जला सकता हूँ? मामूली सी सस्ती सी है। क्यों नहीं, शौक से। जमीन देखो, हमें रात भर काम करना है। यस सर। तुम देखना कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, और इसे ले जाओ, मुझे अब इसकी जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, जाओ। बहुत ही खूबसूरत पीस था और उम्दा भी। मैंने अभी अभी नोटिस किया है। सिगार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, उस खंजर की। बस एक झटके की जरूरत है और बंदा खाती। बहुत तीखा है और नुकीला भी। राइट। जरूर। तनाव में सिगरेट का एक कश 100 औरतों से संभोग करने के बराबर है। जमकर संभोग करो मेरे दोस्त, लेकिन अपनी कहानी आगे बढ़ाते जाओ। हाँ जी जी जी। मुझे किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत थी, और तभी मेरे हाथ लगा आपका नोवेल ही वॉज नॉट अ जुवेनाइल, मेरा पहला नाम, जो कि 11 साल पहले छपा था। हाँ, उस पर फिल्म भी बनी थी। बॉलीवुड में उसके राइट्स लेने के लिए होड़ मची हुई थी यार। दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है। लड़की मर जाती है और 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी कि 18 साल से 6-4 महीने कम, यानी आप परिपक्व हो। वो उसे चाइल्ड होम में भर्ती करवाते हैं, जिसके बाद वो अपनी आंखों से सड़कों पर हुए शोरगुल, हो हल्ले और प्रोटेस्ट को धीरे धीरे गायब होते हुए देखता है। और 3 साल बाद वो पक्का आवारा और भयंकर शराबी के रूप में तब्दील होता है। वो वहां से निकलने के बाद एक दिल्ली के शोरूम में जाता है, जहां वो एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। वो उस जर्मन औरत को राजी करता है एक घटिया चिपचिपे मरखट जैसे दरीबा कला के होटल में चलने के लिए, जहां वो उसे सेड्यूस करता है। शराब के उन्माद में और अपने सस्ते चार्म से वो उसे यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खास करके हिंदुस्तान की इस पावन धरती में अगर कुछ है तो वो नफ्स काटकर आत्महत्या कर देते हैं। औरत उसकी बातों पे एकदम पागलों की तरह हंस रही है, रो रही है, और उसकी बातों से लगातार हिप्नोटाइज हो रही है और सेक्सुअल एक्सटेसी में अपने आप को मार डालती है। वो अपने आप को नहीं मारता, हरगिज नहीं। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और एक मोतिया खान की बस्ती से गुजरता है, जहां वो एक मिशनरी पादरी को बुरी तरीके से पीटता है, उसकी हड्डियां तोड़ता है और उसका पटुआ छीनता है, और सुबह होने से पहले यहां से निकल लेता है। अब आप इसे एक एब्सर्ड प्लॉट कह सकते हैं, लेकिन सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। पक्का तुम मुझे ये नहीं बताने जा रहे सूफी
कि अपनी खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आकर उन तंग गलियों की खाक छानने की जहमत उठाई, जिससे कि तुम यहाँ मेरी इस कहानी को तस्दीक करो। मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया दिल्ली, और मैंने उस वक्त के बहुत सारे पैसे खर्च करके न्यूज़पेपर्स मंगवाए, और बहुत सारे पैसे खर्च करके एक पुरानी दिल्ली का कांस्टेबल भी इस काम में लगाया कि वो मेरे लिए कुछ जानकारी हासिल कर सके। ये बहुत सारे पैसे, बहुत जोर डालकर पूछते हो तुम्हारे पास। अब कम पैसों में हमारे यहाँ काम कहाँ होता है श्रीमान। ये भी ठीक। और क्या मालूम चला? मेरी जानकारी के हिसाब से वो किसी जर्मन के बजाय किसी स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी, जिसने सुसाइड किया था 2014 में। वो एक बहुत ही घटिया से होटल में मरी हुई पाई गई थी, और सुसाइड का कारण भी नहीं मालूम पड़ा, और जिसका मुझे पहले से एहसास था। वो आदमी जिसके साथ वो होटल में गई थी, वो उसके बारे में वो उसका भी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के बयान के अनुसार जिस वक्त वो बंदी के साथ आया था, उसी वक्त एक मिशनरी पादरी को भी बुरी तरीके से पीटा गया था। उसकी हड्डियां टूट गई थी, तो वो भी ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इस बोर्ड। उस वक्त गुजरात गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नाम है जी, आपकी दूसरी किताब। एक आदमी मिलता है 16 साल की जवान कमसिन मुस्लिम लड़की से। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है, और परिणाम कड़कती बिजली और बरसती बरसात के रात के अधड़ में रेप और फिर मर्डर। बहुत ही खौफनाक, लेकिन एकदम खूबसूरत और बहुत पोएटिक भी। बेहद थोड़े डायलॉग, लेकिन फिर भी एकदम क्लियर और प्रिसाइज। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा, चारों तरफ कातिल की तलाश, जिसमें सस्पेक्ट सब है छोड़ असली कातिल के। वो बेतरह पॉपुलर है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विसेज के लिए। उस पर शक कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पाप है एकदम। वो अमूमन नंगे सीने वाला आदमी, पतला दुबला सा। वो उल्टे लंदन की फ्लाइट पकड़ता है और एक पीस कन्वेंशन में वहां बोलने के लिए तैयार करता है, और वो जाने के पहले बकायदा उस लड़की का फ्यूनरल भी अटेंड करता है। और इस तरह आपका ये दूसरा नॉवल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म होता है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है दोस्त। उसी वक्त एक 16 साल की जवान कमसिन लड़की का भी रेप और फिर मर्डर हुआ था अहमदाबाद के बीच में। और कातिल हमेशा की तरह पता नहीं। ठीक उस औरत है कातिल की तरह। जी बिल्कुल उसी तरह, बावजूद बेहतरीन और काबिल पुलिस फोर्स के रहते। ठीक है। अथॉरिटीज को भी हल्का सा क्लू नहीं था। और आगे तुम्हारी खोज जारी रहेगी नहीं? जी बिल्कुल थी। अगर आप मेरी इस अगर मेरी आप इस लिस्ट पे गौर करें तो इसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिनका मिलान मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये पूरे 25 नाम है, सॉरी ध्यान से देखिए। 22 नाम है। जी ठीक उतने ही जितने की नॉवेल्स आपके कलम से अब तक निकले। ये सारे लोग मर चुके हैं। हाँ, कुछ ने सुसाइड किया और कुछ अजीबोगरीब हादसों का शिकार हो गए। छोड़ उस अहमदाबाद वाली लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद के बीच पर हुआ था। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों? ये अच्छा, ये आपकी उस जाहिरा से मेल भर खाती है जिसको आपका हीरो उसमें एंड द नाइट बिगिंस में गला घोटकर मार डालता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे भी लुब्रा अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरी थी, वो भी दुबई में। बहुत ही लाजवाब लिस्ट है और अनोखी भी। जी शुक्रिया, मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और कहानी बस यही खत्म नहीं होती है। मैं आपसे आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये हादसे हुए वहाँ वहाँ आप भी किसी न किसी रूप में मौजूद थे।
सच में? आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश औरत मरी, आप अहमदाबाद में थे जब वो जवान लड़की मरी, आप उन 20 जगह थे जहां जहां ये हादसे हुए। दूसरे शब्दों में मैं हर जगह था। हर जगह श्रीमान। और तुम हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब गड़गड़ सूफी साहब। वो तो मुझे लगना ही था, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, अपनी ही निगाह में। ये मेरे लिए बहुत ही संजीदा विषय था, कोई मजाक नहीं। तो ये तो तुम्हें बहुत मतलब तुम अहमदाबाद और पुरानी दिल्ली में नहीं थे, बाकी हर जगह थे। हर जगह श्रीमान। ये तो बहुत महंगा सौदा पड़ा हो गया तुम्हें। जी, सौदा तो बहुत महंगा था, एकदम तबाही की हद तक। और मैं बताने की जरूरत भी नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम एकदम ना के बराबर थी, बावजूद साधक और संपत्त कंपनी को होने वाले प्रॉफिट के। मैंने कई यात्राएं अपना पेट काट काट कर दी, मैंने इसकी आदत डाली। और कुछ यात्राएं तो आदरणीय मेरे लिए परमात्मा धन्यवाद। कुछ यात्राएं तो मेरे लिए एकदम भुखमरी का वरदान लेकर आई। बस एक जगह थी जहां मैं नहीं पहुंच पाया, वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा। और हाँ, आपकी वो अफ्रीका और क्यूबा की जहां सालाना छुट्टियां मनाने जाते थे। कोई फायदा नहीं होता, मैं वहां सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए जाया करता था और कुछ। तब ठीक है, बाकी जगह मैं था जहां जहां आप थे। मालूम चल रहा है। और जहां जहां आप रहे किसी 5 स्टार होटल में, और मैं था एक घटिया से गेस्ट हाउस में। और वहां वहां ये हादसे हुए जिनको बाद में आपने मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। अब तुम मेरी जिंदगी में मिले अब तक के सबसे जबरदस्त आदमियों सूफी। शुक्रिया। समझे? जी। लेकिन फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि इस इत्तेफाक में और आपके काम में आखिर संबंध क्या है? जाहिर है आना ही था। ये चंद संभावना मेरे सामने जन्मी जब मैंने बहुत ही घंघोर तर्क की दृष्टि से इस पर देखना शुरू किया कि आपके कैरेक्टर्स उन लोगों पर आधारित है जिन्हें आपने अब तक ऑब्जर्व किया है, या तो फिर आपके प्लॉट्स ठीक उसी तरह से घटित हुए जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी। गजब। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इस दूसरी थ्योरी को ही सही मानते हैं, यानी कि आपके प्लॉट्स जो कि आपकी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का ही परिणाम है, वो बल्कि कुछ नहीं सचमुच में घट चुकी घटनाओं के रूबरू वाकई। और इस परिणाम ने मेरी नींदें हराम कर दी। मैं बेतरह कसमसाता रहा, बेतरह परेशान रहा इस परिणाम को पूरी तरह से स्वीकारने में। लेकिन अंत में एक ही नतीजे पर पहुंचा कि अगर सत्य हो सकता है तो सिर्फ यही। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आपके नोवेल्स वाकई सच्चे वाकई हैं तो उस पर हुए मर्डर्स भी सच्चे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कातिल कौन है? क्या जवाब मिला? देखिए, हमें मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी कातिलों को एक कातिल मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके नोवेल्स के सभी हीरोज कामोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक पाए गए। वो अपनी लच्छेदार भाषा के साथ अमूमन कत्ल के मौके पर देखे गए हैं और आपके वहशी और दरिंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, वो आप ही थे। सच बोल रहे हो? जी एकदम सच बोल रहा हूँ। दोबारा सोचो। कई बार सोच चुका हूँ। एक बार और सोचो। हाँ सोच लिया मैंने। तुम्हारे हिसाब से मैंने हर बार 21 बार 22 बार माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, 21 बार। वो हैदराबाद की बेगम लुबना का केस अभी भी कंफ्यूजिंग है। चलो ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा है। जी बिल्कुल, ये मेरा ठोका बजाया ठोस परिणाम है। और इस वक्त मैं न केवल अपने समय के एक महान राइटर के सामने खड़ा हूँ, बल्कि मेरे सामने इस वक्त एक खूंखार हत्यारा भी खड़ा है। 22। माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, 21 लोग। चलो ठीक है 21 लोग मान लिया। तुम्हें पता है लोग इस तरह बेसिर पैर की बातें सुनना भी पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? अब जब मैं अपने सारे शोध का परिणाम आपको बतला ही चुका हूं, तो अब मैं यहां बैठकर एकदम चैन की सांस ले सकता हूं। ब्रह्मात्मा साहब, मैं इस पल की कई बार कल्पना कर चुका हूं और कल्पना करके कांप उठा हूं, लेकिन घबराया कभी नहीं।
और आज मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं। तो मैं भी बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाकायदा। पहले मेरा ख्याल आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था, और अब ख्याल बदल गया? शायद क्यों? क्योंकि मैं आपको 10 सालों से देखते आ रहा हूँ। आपने कितने जज्बे से अपने काम को संवारा है, निखारा है। आपने कितनी समझदारी से अपने शिकारों को चुना और कितनी शांति और आराम से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर बुरी तरह से। एक निर्मम कातिल मानकर कि एक महान उपन्यासकार। जी दोनों। मैंने जितना आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया, उतना ही मैं आपके साहित्य का भी दीवाना होता चला गया। और मैं सही मायने में आपको आर्टिस्ट मानता हूँ और आपके आर्ट की खातिर अपना ये बेशकीमती त्याग करने को भी तैयार हूँ। जैसे मैं अपनी सबसे महान उपलब्धि को दफन कर दूंगा और इससे मिलने वाले नाम और यश को भी लात मार दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस पल को एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। क्यों? लेकिन मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं है। मतलब बिल्कुल। किस चीज से एडमायर करते हो? मुझे अंदर क्यों नहीं भिजवाना है, बताओ। मैं आपसे एक जरा सा टोकन चाहता हूँ। क्या? मेरी पीठ थपथपा दीजिए। ये लो, थपथपा दी। और अब आगे ये कि मैं अब खोखला हो चुका हूँ, तन मन और धन से। मैंने इस आर्ट के नाम पर अपने पास की हर बेशकीमती चीज कुर्बान कर दी है। इस क्रिमिनोलॉजिकल कॉज को सर्व करते करते आज मैं ढंग की जिंदगी जीने के भी काबिल नहीं बचा। न मेरे पास जेब में पैसे हैं और न ही हिम्मत। मैं चेहरे पे हंसी और दिल में उमंग लिए इटावा वापस चला जाऊंगा, बशर्ते आप मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने सिर पर ले लें। ज्यादा नहीं, बस 25,000 रुपए, ताकि मैं आपकी जिंदगी में छोटा सा रोल अदा करता रहूं, आपका ताबेदार और प्रशंसक बनकर। सूफी महाराज जी, मैं भी तुम्हारे सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूं। मैं भी उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करूंगा जैसा कि तुमने मेरे सामने की। देखो, मेरे दिमाग में कहीं कोई शक नहीं है कि मेरी अब तक की जिंदगी में तुम सबसे महान व्यक्ति हो जो मिले हो। तुम्हारे तेज तर्रार दिमाग और तुम्हारे टैलेंट ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचाया। तुम एकदम सही निष्कर्ष पर पहुंचे हो दोस्त। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। आप कबूल करते हैं? कबूल करता हूं। वो दिल्ली की स्वीडिश औरत, दिल्ली की सुरेश औरत, वो जवान कमसिन लड़की, जवान कमसिन लड़की, और वो जोधपुर की विधवा महारानी, वो भी, और साथ में उस हैदराबाद वाली बेगम को भी। नहीं, देखिए, वो नहीं गिनी जाए। मेरी बात तो सुनो। वो देखिए ब्रह्मात्मा साहब, अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अब चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे यार, मेरी बात सुनो यार। ठीक है, मत गिनो। ठीक, सुनेंगे, छोड़ो। इसका मतलब आपने बाकी 21 लोग को मारा? पूरे 21, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान जानता है कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल महान है। हमारी जिंदगी वाकई इस पल से आगे नहीं जाती दोस्त जी। ब्रह्मांड में दिया कहाँ गए? कहाँ गए? तुम्हें अंदर जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो तुम अंदर जाओ। फिलहाल अंदर जाओ डार्लिंग। फिलहाल ये कौन? हाय। चलो तुम अंदर जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंदर जाओ। मुझे पापा के पास वापस जाना। ठीक है, मैं भेज दूँ। जाओ अंदर जाओ। जाओ अंदर जाओ। जी, ये उसी बिजनेसमैन की लड़की थी जो आपके लगे हुए रूम पे रुका हुआ है? वही। मतलब आपकी अगली शिकार? नहीं, मेरा अगला शिकार कोई और है। जी। बावजूद सारी समझदारी और सावधानी के सूफी तुमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। तुम्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कभी भी
कि इस तरह अकेले मेरे कमरे में आना और मुझे मेरी ही जिंदगी के बारे में कुछ खतरनाक तथ्य बतलाना खतरे से खाली नहीं। इसका मतलब आप मुझे भी मार सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे बिल्कुल था। मैंने बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचा था और बहुत से एहतियात भी बरते थे। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आपके ठीक ऊपर ठहरी हुई है और एक थाईलैंड का इन्वेस्टर आपके दाईं तरफ और एक जवान विधवा आपके बाईं तरफ। गलत बोल गए सूफी, वो जवान विधवा करोड़ों की मालकिन है, शी इज अ बिलियनियर। गलत आप बोल गए ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने दिल्ली में एक मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोर बस चलाया है और एक आर्क बिशप ऑफ रोम आपके रूम के ठीक नीचे ठहरा। हाँ, एक जोरों की चीख की जरूरत है और कल ये खबर बड़े बड़े हारूफ में छप जाएगी, इसलिए आपको मुझे बहुत ही खामोशी के साथ मानना पड़ेगा और जिसके लिए जहर एकमात्र हथियार हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने शराब लेने से मना किया? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वैसे भी मैंने स्कॉच अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही पी। और सिगार लेने से भी इसलिए मना किया होगा तुमने? जाहिर है, आपने उस सागर अंबानी को भी तो इसी तरह मारा था, हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर। ठीक है, लेकिन किसी और तरह से मार दूं तो? अबे तुम इटावा जैसी मामूली जगह से आते हो, गायब भी हो गए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इटावा को मामूली मत समझिए। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहां पे, चार मॉल भी खुल गए हैं। आपकी किताबों से लेकर रियलिटी शोज की धमक गूंजती रहती है वहां पर। कल्चर गरज के बरसा है। यही चूक कर गए ना सूफी। आजकल कल्चर गरज के बरसता है चांद के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती। वरना तुम्हें अपनी इस बेसिर पैर की घटिया इन्वेस्टिगेशन का कब से अंदाजा हो गया? तुम्हें पता है, तुमने वो साबित किया है जो ना जाने कितने बार कितने लोग साबित कर चुके हैं। मतलब ये कि जिसे तुम एक बेशकीमती राज समझकर अपने सीने में छिपाए जा रहे हो ना, दुनिया उसे कब से जानती है? देखिए, ये नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन। मैंने हर अखबार को अपने नाखूनों से छान मारा, उसमें इसका किसी बात का कोई जिक्र नहीं था। आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है सूफी, और वो है टेबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़ के पन्ने या मिड डे का मुख्य पृष्ठ। और वो मेरे मर्डर्स के जिक्र से भरे पड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, लोग मेरे काम को स्वीकार कर पाते, हजम कर पाते, अगर वो ये नहीं जानते होते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का जिक्र करता हूं जो मैंने अपने हाथों से किया है? देखिए आदरणीय ब्रह्मात्मा मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, आप बरसों पहले गिरफ्तार हो गए होते। क्यों लेकिन? क्योंकि आप खूनी हैं, पेशेवर खूनी। तो क्या हुआ? हाँ, अरे हम आर्टिस्ट तो हमेशा से दरिंदे होते आए हैं। कम से कम ये मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही जानती है। देखो गेटे को देखो, एडगर एलन पो को देखो, इन्हें क्या नाम दोगे? आर्टिस्ट, दरिंदे के अलावा? इतना ही नहीं, शुरू में दुनिया हमसे घबराती है कि हम दरिंदे हैं, और बाद में इसी कारण से इज्जत देना शुरू कर दिया और हम समाज की सीढ़ियों को चढ़ते चले गए जब तक कि हम उसकी धुरी नहीं बन गए। और धुरी नहीं, हमें समाज में एक महान व्यक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और इसी स्वीकारोक्ति के साथ पब्लिक की रुचि हमारी पर्सनल लाइफ में आकर बंद हो गई। हमें उन लोगों के तौर पर जाना जाने लगा जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध करवा सकते हैं, और धीरे धीरे हम उन्हीं लोगों की आंखों का तारा बन गए जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। हमारा आर्ट हमें हमारी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अपने नॉवल मर्डर पर ठूस के लिए पुलिस जीरो अवार्ड मिला होता अगर मर्डर पर खूनी में खुद ना होता? हाँ, ये देखो इन हजारों खतों को जो आज मेरे कमरे में बिखरे पड़े हैं। देखो, इनमें हाई सोसाइटी की औरतें भी हैं, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स भी, और जवान कमसिन लड़कियां भी। इन सब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, पता है क्या? मेरे आने वाले नॉवेल्स में मेरे मर्डर्स की बात वो हो। मैं सपना देख रहा हूँ शायद। तो सही वक्त है, जाग जाओ। एक क्रिटिक है जो ये सोचता है कि एक राइटर अपनी साहित्यिक जागृति और लिखने की शैली पर काम करता है। असली साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई वास्ता नहीं होता। उसका उद्देश्य सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करना है। लोग नए लिटरेरी फॉर्म्स और भाषा के एक्सपेरिमेंट का इंतजार नहीं करते, और कहानियों को तो फलसफे समझकर भूल ही जाओ।
वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जहां कहीं कोई उम्मीद बची, क्योंकि वाकई कहीं कोई उम्मीद नहीं बची। वो इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जो रंगीनियों से सराबोर हो, थोड़ा थोड़ा तनाव हो, थोड़ा थोड़ा खतरा हो, और इन सब के बीच में एक पल की शांति का सुख जो उन्हें आज का यह मशीनी युग हरगिज नहीं दे पा रहा है। इसीलिए वो बढ़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन गया है दोस्त, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो आज चाहकर भी मुमकिन नहीं लगती। बदकिस्मती से ऐसी जिंदगी, किस्मती से राइटर्स को उसी तरह की जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका हम वर्णन कर सके, जो किसी नरक से बेहतर नहीं है, खासकर जब आप एक खास उम्र को पार कर चुके हो। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं ग्वालियर जैसे एक छोटे शहर में बसता था। उस वक्त मैं अपने लिखने के तरीके और बिल्ले सच्चे प्लॉट्स पर गौर किया करता था। कुछ इन्हें गिने प्रकाशकों ने मेरी पीठ ठोकी, बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़े में डाल दी। ठीक ही था, मैं दिल्ली भाग आया। मैं मारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त दिल्ली में एक गैंगरेप होता है जिसमें सबसे खतरनाक कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है, और मुझे लगा कि मुझे मेरा हीरो मिल गया है। ये वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था। हर हिंदुस्तानी नौजवान यूके या यूएस बस जाना चाहता था। पूरे मध्यम वर्ग को जीने के लिए एक शॉर्टकट की तलाश थी। ये क्या था? मैंने उस हीरो को मेरे अंदर छोड़ दिया, और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। फिर मैंने लिखना शुरू किया यार, मैंने लिखना शुरू किया। शुरू में लगा मुझे कि मैं शायद गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जिस ब्रिटिश पब्लिशर ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और आगे लिखते रहने के लिए पैसे दिए, उसी की बीवी से अफेयर मेरी पहली नॉवेल का मसौदा बनी, जो बाद में कहलाई बेस्टसेलर। अब चुपचाप से उठाकर उस पैक को पी लो जो तुमने जिंदगी में सिर्फ एक बार पी। उठाओ पियो। नहीं देखिए, थैंक यू। बस तो जमाना था अश्विन सांघी का, चेतन भगत का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी में बेस्टसेलर्स आना शुरू हो चुके थे। मेरी पार की नजर समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा, और जैसे ही मैंने जाना कि लोगों को क्या चाहिए, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया, उनकी सहूलियत के हिसाब से। और उसके बाद से मैंने सिर्फ आत्मकथाएं लिखी। मैंने अपने स्टाइल पर ध्यान देना बंद कर दिया ताकि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और धीरे धीरे यही मेरा स्टाइल बन गया। मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। लेकिन इसी फेम ने मुझे और भी गुमनामी भरी और ढकी हुई जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया मुझे देखना चाहती थी और भी खतरनाक परिस्थितियों में, ताकि वो मेरे जरिए हर उस चीज को महसूस कर सके जो उनके लिए हराम थी। इस तरह मैं नरपिशाच बन गया, पब्लिक एनिमी, मर्डरर। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे फेम को आगे आगे और आगे ले गया। मेरी किताबें जलाई गई, बैन की गई, धार्मिक संस्थानों ने मुझे दोषी ठहराकर मुझ पर केस कर दिए, पर मेरी किताबों की प्रिंटिंग और बिक्री नहीं रुकी। वो लगातार बढ़ी जाती रही, बड़ी से बड़ी होती गई। और फिर तुम आए यार, फिर तुम आए अपनी उस घटिया इन्वेस्टिगेशन के साथ कि मेरे नॉवल सच और सिर्फ सच बतलाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई अदालत या कानून नहीं है जिनके कानों पर तुम्हारी इस बातों से जू तक रेंगेगी, क्योंकि वो मुझे ऐसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि मैं हूं। अरे वो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने किया है हर उस बंदे को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले बंदे हो जो इस नतीजे पे पहुंचा है? इस देश की माँ, बहनें, बीवियां, बच्चे, हस्बैंड सर उठाकर रोते हुए पहुंचे सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और कुछ नहीं हुआ। मेरे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो गया। डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज, लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले, यहाँ तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट्स ने भी मेरे मामले में बीच में बोलकर मुझे बचाया है आर्ट के नाम पर। अबे मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूँ। जिस किसी ने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है वो अंत में कुत्ते समान अपने घाव चाटता पाया गया है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो सूफी। तुमने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज में कर दी। कहाँ गया वो तुम्हारे फाइल्स वगैरह? कहाँ है? उस टुच्ची सी खोज में कर दी। इसके लिए तुम सजा के पात्र हो। मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और ही चीज की। खड़े हो, सोते पे खड़े हो जाओ। चीखो, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकारो। मगर क्यों? मगर क्यों? मुझे एक प्लॉट चाहिए था। एक नया प्लॉट? है प्लॉट, और मुझे नया प्लॉट मिल गया।
क्या मतलब? वक्त आ गया नया काम शुरू करने का दोस्त। ये आप पिस्तौल क्यों दिखाते हैं? मैं अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। प्लीज उसे नीचे करिए। मैं हर उस चीज की कसम खाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं यहाँ से गाँव वापस चला जाऊंगा और पीछे पलट के भी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे नया नावल लिखने का आइडिया दे दिया है दोस्त, और इसीलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। देखो तुम देख चुके हो कि मेरी अपनी कोई कल्पना शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ वही लिख सकता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ। अब मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ यार। करोड़ों तुम्हें देखेंगे यहाँ डर से कपकप आते हैं, आंखें और मुंह खुला हुआ, जिसके अंदर खौफ के कीड़े बिलबिला रहे हैं, होठों के किनारों से थूक छिटक रहा है। तुम एक दो कौड़ी के अकाउंटेंट जो रात के सुहाने सपने को तोड़कर अचानक जागता है और पाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक है? अरे कोई बचाओ! कोई आया बचा? वो थाईलैंड का एम्बेसडर, वो एक्टर, या फिर वो आग बिशप जिसकी सारी जिंदगी सच का हवाला देते हुए गुजर गई? आया बचाने आया? हाँ? तू राक्षस है साले। देख मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछली सेंचुरी का आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्टसेलर। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? हाँ, अरे मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बार पर एक ड्रिंक लेना पसंद करता, और उसके बाद बीच पर चहलकदमी करना, बजाय इसके कि सारी रात बैठकर तुम्हारा एक खूनी वृतांत लिखूं। देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, प्लीज। नहीं, परमात्मा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखो, आर्ट नाम के पैसे में, आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे कोई बचाओ! तुम हो मेरे केस नंबर 23। नहीं 22 नहीं 23 नहीं 22। अरे 23 22 अरे 23 ना 22 शादी के 22 मान लिया। केस नंबर 22। Idiot! जमील! सर वो आपकी बालकनी से कौन गिर गया सर? सर नीचे वो कौन है वो? अरे कोई नहीं है दोस्त, वो हाँ सर, वो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर। वो आपकी बालकनी से गिर गया कोई। पुलिस? हाँ सर, वो आप क्या आगंतुक अचानक बालकनी से कूद पड़ा। जब से आया था तब से अजीबोगरीब बातें कर रहा था, न जाने क्यों। हाँ सर, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ। मैं मैनेजर हूँ ना सर। सर वो उस आदमी की लाश ना वहाँ गुलाब के झाड़ियों के पास सर कुचले पड़ी हुई है। दरबान ने उसे देखा था, वो वहीं पागलों की तरह घूम रहा था। भगवान का शुक्र है उसे गिरने से किसी को चोट नहीं लगी सर। एनीथिंग एल्स सर? कुछ नहीं। तुम देखना कि मुझे कोई और परेशान ना करे, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। आप जा सकते। जमील! यस सर। यार ये बोतल हमारा एक सिगार ला कर दो। वक्त आ गया है जमील नया काम शुरू करने का। Sure. जमील, हमें सुबह होते ही ये जगह छोड़ देनी है। इस जगह का पर्पस पूरा हो चुका है, और अब हम यहाँ से ऊटी जाएंगे। मुंबई से पहाड़ों पर जाना हमारी सेहत में कुछ इजाफा करेगा। सुनो, इसे जला दो। सर इस पे कुछ नाम लिखे। नाम लिखे हैं जमील, और नाम जरूरी नहीं होते। जाओ जला दो। श्योर? ठीक, हम नया काम शुरू करते हैं। मैं इस पल इस लम्हे अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ। इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंसज्जा
यानी कि सेटिंग्स के बारे में आपको तफसील से पता है। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में डर होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी, कानून का जानकार दर्शक दीर्घों में बैठा भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं होते थे, बाकी अनऑफिशियली सब लोग, जिनमें डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, जज, पुलिस कमिश्नर या पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी जो इस कमरे में है या नहीं भी है, यदि इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनाता हूँ। तो मैं आप लोगों की जरा सी तवज्जो चाहूँगा। कृपया करके अपने आप को मुंबई के ताज लैंड्स इनके बहुत ही खूबसूरत इलाके की बहुत ही खूबसूरत कौन सी जगह पर है। आ जाओ सभी लोग। लाइट्स पर थे तन्मय, म्यूजिक पर हरीश, गौरव भाई और बाकी सब लोग जो यहाँ इस वक्त हैं और मैं भी आ जाइए। प्रतीक सर प्लीज। तन्मय प्लीज। तो ये आपने देखी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। थैंक यू सो मच। कॉन्टिनम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा त्रिकर्षी नाट्य संस्था को और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को। थैंक यू सो मच अभी।